नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल। और हम बात करें इस वक्त राज्य नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े त्रासदी की कि कैसे उसे हराया जाए, यानी कि कोरोना को कैसे हराया जाए। क्योंकि जब भी व्यवस्थाएं होती हैं वो हर आने वाले दिन में नाकाफी हो जाती है, क्योंकि संक्रमण की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि हर दिन संक्रमितों की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ जाती है। लेकिन उस हिसाब से हम व्यवस्था नहीं कर पाते, क्योंकि हमें अंदाजा ही नहीं है कि आने वाले दिनों में हम कितनी व्यवस्था करें कि वो उतने मरीजों के लिए काफी हो जाए। क्योंकि हर बार व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी हो जाता है क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। और झारखंड में भी कोरोना की दूसरी लहर लगातार चल ही रही है। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। प्रतिदिन 100 से ज्यादा आंकड़े को छूने लगे मौत यहां पर। सरकार संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी है। अस्पतालों में बेड के साथ सभी सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। कोशिश यही है कि हम सुविधा इतनी बढ़ा लें कि कम से कम जो बीमार मरीज अस्पताल की दहलीज पर पहुंचे वो वहां से भला चंगा होकर ही वापस घर लौटे। कम से कम उसे ऑक्सीजन के लिए वहां तरसना ना पड़े, कम से कम उसका इलाज सही तरीके से हो जाए, कम से कम उसे वेंटिलेटर आईसीयू मिल जाए। क्योंकि बीमार वहां पहुंचता है तो ज्यादातर मामलों में यही होता है कि उसे इलाज नहीं मिल पाता और उसकी मौत हो जाती, जबकि सही समय पर उसे इलाज मिल जाए तो उससे बचाया जा सकता है। कोरोना के साथ यही हो रहा है। कोरोना को लेकर आकलन आप कर ही नहीं सकते कि कल क्या होने जा रहा है, क्योंकि अब अंदेशा तो तीसरी लहर की भी जताई जाने लगी है। वैज्ञानिक तो यही कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आएगी। तो फिलहाल झारखंड में स्थिति कैसी है और कैसे सुविधाओं को बढ़ाया गया है, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जंग लड़ रहा है। झारखंड भी कोरोना महामारी से अछूता नहीं है। यहाँ भी कोरोना मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन और अस्पताल में खाली बेड के लिए अफरा तफरी मची हुई है। कोरोना की दूसरी लहर ने राज्य में हजारों जिंदगियों को लील लिया है। झारखंड में पिछले 5 दिनों में मिले कोरोना मरीजों और मौत के आंकड़ों की बात करें तो वाकई चिंताजनक है। 1 मई 6,323 कोरोना मरीज, 159 मौत। 2 मई 4,738 कोरोना मरीज, 115 मौत। 3 मई 6,899 कोरोना मरीज, 129 मौत। 4 मई 5,974 कोरोना मरीज, 132 मौत। 5 मई 5,770 कोरोना मरीज, 141 मौत। आंकड़े वाकई परेशान करने वाले हैं। ऐसे में सरकार कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। मरीजों की सहूलियत के लिए हर जिले के अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन जैसी सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। दवाओं की कमी ना हो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। मरीजों की सहूलियत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। सरकार कोरोना को मात देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 13 मई सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जरूरत है सरकार के गाइडलाइन का पालन कर कोरोना को मात देने में सहयोग करने की, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, ऐसे हालात ने वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। साथ ही ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर कोरोना की तीसरी लहर का आगाज होता है तो इससे लड़ने के लिए हम कितना तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूजीलैंड भारत। राजधानी रांची में रिम्स के बंद पड़े मल्टी स्टोरेज पार्किंग को कोविड वार्ड के रूप में विकसित किया गया है। संक्रमित मरीजों के लिए पाइपलाइन से ऑक्सीजन देने की भी व्यवस्था की गई है। पानी, बिजली और शौचालय भी यहां पर ठीक किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने ऑक्सीजन युक्त 327 बेड के इस वार्ड की ऑनलाइन शुरुआत की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं आखिर कितने बेड, कितने आईसीयू, कितने वेंटिलेटर यहां पर मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आप भी जानिए और थोड़ी सी राहत लीजिए कि अब आपके राज्य में व्यवस्थाएं थोड़ी सी दुरुस्त हुई हैं, राजधानी रांची में खास तौर से। कोविड वार्ड का उद्घाटन, मल्टी स्टोरेज पार्किंग में बना वार्ड, 528 बेड की क्षमता वाला है अस्पताल। मुख्यमंत्री ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। 327 ऑक्सीजन युक्त 73 आईसीयू बेड, पुराने भवन में 128 ऑक्सीजन युक्त बेड। झारखंड की जनता को राज्य सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है।
रांची रिम्स में कुल 528 बेड की क्षमता वाला अस्थायी कोविड अस्पताल गुरुवार को जनता को समर्पित किया गया। इस अस्पताल में 327 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है। ये वार्ड रिम्स के मल्टी स्टोरेज पार्किंग में अवस्थित है। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में 73 आईसीयू बेड बनाए गए हैं और पुराने बिल्डिंग में 128 ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था है। उद्घाटन के इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार अधिक से अधिक लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए संकल्पित है। और जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मील का पत्थर साबित होगा। और चूंकि रिम्स हमारे राज्य का स्वास्थ्य का समझिए कि ये हम लोगों का सिरमौर है और यहाँ इतनी बड़ी व्यवस्था है और इतनी बढ़िया यहाँ डॉक्टर और चिकित्सक और व्यवस्थाएं हैं, तो इससे बहुत हजारों हजार लोग लाभान्वित होंगे और इस कोविड के इस अभिशाप से मुक्ति के लिए ये एक मंदिर के रूप में काम आएगा। पूरी दृढ़ता के साथ, वचनबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है और हम कहीं पर भी कोई कमी नहीं होने देंगे। मृत्यु चाहे एक आदमी की हो, चाहे 1000 आदमी की हो, मौत मातम होता है और हम अपने राज्य की जनता को इस मातम के व्यवस्था से उभारने का हर संभव काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन करते हुए टीम के सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए कहा कि 15 दिनों में इतने बड़े अस्पताल को पूरा कर देना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन विभाग ने दिन रात मेहनत कर इस काम को पूरा कर लिया। 250 बेड से शुरू करने वाला रिम्स संस्थान आज मुझे लगता है कि 1,500 से अधिक बेडों की उपलब्धता हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। आज लगभग 528 बेड ऑक्सीजन युक्त और लगभग 73 आईसीयू बेड और इसके अलावा 128 और ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार हो रहे हैं। और आज ये जो हम लोगों ने सेंटर को एस्टेब्लिश किया है, वो मल्टी लेवल पार्किंग का एक हमारे पास स्ट्रक्चर था रिम्स परिसर के अंदर, जिसका उपयोगिता आज हम लोग कोविड सेंटर के रूप में कर रहे हैं। गुरुवार का दिन झारखंड के लिए एक शुभ दिन कहा जा सकता है, खास तौर पर कोरोना मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसे में हम सरकार को इस काम के लिए बधाई देते हैं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है ताकि इलाज के अभाव में लोगों की मौत ना हो, कोरोना के मरीजों की मरने का आंकड़ा बड़ा ना हो, यही कोशिश है। एक अहमद मुश्ताक है, उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है, बला की चमक उसके चेहरे पर थी, मुझे क्या खबर थी कि मर जाएगा। कड़वा है, कठोर है, लेकिन यही सच है। कोरोना अच्छे खासे लोगों को मार रहा है, स्वस्थ लोगों को मार रहा है, जिसके पास तमाम सुविधाएं हैं उसे मार रहा है। तो आखिर चूक कहां हो रही है? चूक कहीं भी नहीं है। आप कहेंगे कि व्यवस्थाओं में दोष है, तो सवाल यह है व्यवस्थाओं में दोष आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि सरकार को भी नहीं पता होता कि हर आने वाले दिनों में संक्रमितों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो कितने बेड लगा ले कि आंकड़ा जो है उन मरीजों के बराबर हो जाएगा कि सबको इलाज मिल पाएगा। अब हम रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगियों का जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और उनके साथ हम जानेंगे कि आखिर व्यवस्थाओं में जो इजाफा हो रहा है, दुरुस्त किया जाए व्यवस्थाओं को, क्या उसका असर पड़ने लगा है। हमारे साथ रांची से विपिन जुड़ चुके हमारे सहयोगी।
सत्यवत किरण हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिलीप जुड़े धनबाद से और अमर दिल्ली से जुड़ गए हैं। व्यवस्थाओं को हम लगातार मजबूत कर रहे हैं विपिन, और लेकिन हर दिन ऐसा लगता है कि व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो जा रही हैं, लेकिन धीरे धीरे और आहिस्ते आहिस्ते हम बेडों की संख्या बढ़ा ले जा रहे हैं। फिलहाल अगर हम राज्य की स्थिति की बात करें और खासतौर से राजधानी रांची की बात कर लें, तो क्या हम इस हालत में हैं कि हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में कम से कम इलाज के अभाव में अब किसी की मौत नहीं होगी? फिलहाल अगर हम राज्य की स्थिति की बात करें और खासतौर से राजधानी रांची की बात जी देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार जब से मधुपुर से मुख्यमंत्री लौटे हैं, यानी कि 15 अप्रैल के दिन से रांची आने के बाद से ही उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की और स्पष्ट तौर पर कहा कि हर स्थिति पे उनकी नजर है। और उसके बाद से लगातार डे बाय डे मुख्यमंत्री जो है वो राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे बेहतर किया जा सके, ऑक्सीजन कैसे उपलब्ध कराया जा सके, जो जरूरी दवाइयाँ हैं इस कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए उसको किस तरह से उपलब्ध कराया जा सके, एम्बुलेंस की कमी ना हो, राज्य के अस्पतालों में बेड की कमी ना हो, इसको लेकर लगातार खुद से मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जिस तरह से रिम्स में बेडों की संख्या बढ़ाई गई है, रिसालदार बाबा मजार में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर इजाफा किया गया है, 100 बेडों का ऑक्सीजन युक्त वहां पर अस्पताल खोला गया है। तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी राज्य की सरकार ने की है, क्योंकि अगर बीते वर्ष कोरोना के संक्रमण काल की बात करें तो उस वक्त के हालात और अभी के हालात में काफी अंतर आया है। और इस वक्त सीधे तौर पर ये आम इंसान की जान पर यह संक्रमण जो है ये बन आई है। और जिस तरह की तस्वीरें अप्रैल के मध्य महीने में देखने को मिली थी, चाहे वो सदर अस्पताल की रही हो या रिम्स की रही हो या फिर शमशान घाटों में जिस तरह से चिताएं एक साथ जल रही थी, उसकी बात करें तो तमाम चीजों पर एक सार्थक पहल राज्य की सरकार ने किया है। और मुख्यमंत्री की अगुवाई में लगातार सुविधाएं जो है वो दुरुस्त होती जा रही हैं। इतना जरूर आज हो गया है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि सरकार जो है वो वैकल्पिक व्यवस्थाओं के जरिए राज्य की स्वास्थ्य सुविधा को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। यही नहीं, झारखंड जो है वो देश के अन्य प्रांतों को भी ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है। और साथ ही साथ किस तरह से झारखंड की स्थिति दुरुस्त हो, अब मुख्यमंत्री की चिंता यह भी है कि यह संक्रमण जो है वो ग्रामीण इलाकों में ना फैले, उसको लेकर भी कल एक अधिसूचना जारी की गई है कि जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच वहीं पर कराई जाए और साथ ही साथ उनको 7 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाए, ताकि ये संक्रमण जो है वो फैले ना। क्योंकि ये सब कोई जानता है कि संक्रमण अगर राज्य के ग्रामीण सेक्टर में फैलता है तो उसके बाद फिर शायद स्थिति पैनिक हो जाएगी पूरे राज्य की। तो इन तमाम चीजों पर सरकार की नजर है। जीवन और जीविका किस तरह से चल सके, साथ ही साथ मुकम्मल स्वास्थ्य सुविधा कैसे राज्य की जनता को दी जा सके, इन तमाम चीजों की बागडोर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने हाथों में संभाल रखी है। और लगातार डे बाय डे हर दिन किसी न किसी तरीके से राज्य के लोगों को राहत की पहुंचाने की कवायद में मुख्यमंत्री जुटे हैं, स्वास्थ्य महकमा जुटा है, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जुटे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक सामूहिक प्रयास से जरूर कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार हम ये कह रहे हैं कि इस संक्रमण की लड़ाई को सिर्फ राज्य सरकार के भरोसे नहीं लड़ा जा सकेगा, जन सरोकार और जन भागीदारी भी इसमें काफी महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि जिस तरह की गाइडलाइन सरकार जारी कर रही है उसका पालन भी राज्य की जनता को करना पड़ेगा। राज्य की जनता को भी खुद से आगे आकर सरकार के साथ कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, तब जाकर ये जो संक्रमण की महामारी इस राज्य में फैल रही है उससे राज्य की सरकार जो है वो जीत हासिल कर पाएगी। और राज्य के लिए वो सुखद दौर भी आएगा जब राज्य जो है वो संक्रमण के काल से धीरे धीरे बाहर निकलेगा। बिल्कुल विपिन, बहुत ही सही बात आपने कही यहाँ पर कि जन सहभागिता, यानी कि तमाम लोग, तमाम व्यवस्थाओं को एक साथ एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा कोरोना से, तभी कोरोना को मात दे पाएंगे। हम अमर सिंह का रुख कर लेते हैं। अमर सिंह का रुख इसलिए क्योंकि दिल्ली से जो तमाम नीतियां निर्धारित होती हैं वो तमाम राज्यों तक पहुंचती है और वो बहुत अहम होती है। अमर, लगातार हम देख रहे हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में व्यवस्थाओं को बहुत मजबूत किया जा रहा है। एक साथ कोशिश की जा रही है कि जीवन भी चलता रहे, जीविका भी चलती रहे, लेकिन साथ ही साथ मरीजों को इलाज भी बेहतर मिलता रहे। ये कोशिश लगातार जारी है, लगातार चल रही है। अगर हम बात कर ले दिल्ली की, तो प्रधानमंत्री कार्यालय से, प्रधानमंत्री से हम बात कर ले, मोदी जी की बात कर ले, तो वहां से किस तरह की व्यवस्थाएं लगातार आने वाले दिनों में राज्यों को पहुंचाई जाएगी? क्योंकि स्थिति अब थोड़ी बिगड़ते जा रही है। टास्क फोर्स की ओर से किस किस तरह की रणनीति आने वाले दिनों को लेकर बन रही है कि कैसे, अब तक तो चलिए हमने जो कुछ कहा, जो कुछ सहा, वो तमाम चीजें हमने देख ली, लेकिन अब आने वाले दिनों के लिए वहां से, दिल्ली से किस तरह की मदद राज्यों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, रणनीति बन रही है? देखिए, प्रधानमंत्री खुद जो है हर रोज मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने इससे पहले जब राष्ट्र के नाम संबोधन था तो उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन जो है एक अंतिम विकल्प है उन राज्यों से। अगर पिछले मार्च की अगर हम तुलना करें, यानी 2020-23 मार्च की अगर तुलना करें, तो प्रधानमंत्री खुद ने कहा था कि हम लॉकडाउन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आज से लॉकडाउन हो जाएगा। हमारे पास वक्त मिला लॉकडाउन के बाद और हम संभले और लोगों को एक जगह से दूसरे जगह आने में रोक पाए और जो कोरोना था उसको फैलने से हम उसको रोक पाए। इस वजह से हमने उस वक्त जो है हम संभल गए। ये दूसरा जो स्टैंड है जिसको कहते हैं कि दूसरा अटैक जो है ये काफ़ी मजबूती से सामने आया हुआ है। और आपने देखा कि अभी भी आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे बसें चल रही है, ये जो लुटियन जोन है, बसें चल रही है, लोग सफ़र कर रहे हैं और लगभग 20,000 के आसपास जो है हर रोज़ जो दिल्ली में केसेस होते हैं। आज कोशिश की गई है रेलवे की ओर से एक मूवमेंट को तोड़ा जाए। उन्होंने राजधानी दुरंतो और शताब्दी एक्सप्रेस को 9 तारीख के बाद वो रद्द कर दिया है कि आगे अब जब तक अपडेट नहीं होगा तब तक रोका नहीं जाएगा। सवाल उठता है कि हम ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं, हम रेडमी दवाई के लिए परेशान हैं, हम सुई के लिए परेशान हैं और हम जो है लगातार जो वैक्सीन की बात कही जा रही है वैक्सीन के लिए भी हम परेशान हैं। तो हमें 1 साल का वक्त मिला था और इसमें हमें कोशिश की जानी चाहिए थी कि हम सब कुछ जो है अलर्ट रहें और तैयार रहें। प्रधानमंत्री अपनी ओर से तो सारी बात कहते हैं और कोशिश की जा रही है कि इसे मजबूत किया जाए। पिछले अगर 2 दिन की बात अगर आप करते हैं, उससे पहले की बात अगर करते हैं, तो जो मारामारी जो स्थिति थी और जो कह सकते हैं कि जो पैनिक जो था वो थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। अब ऑक्सीजन लोगों को मिल रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तमाम जो है सरकार के ऊपर दबाव बनाने के बाद आप देखिएगा तो दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए मारामारी नहीं हो रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई कि दिल्ली को 770 जो है उसको मिली टन चाहिए था उनको हर रोज, तो उनको अब कहा जा रहा है कि वो दिया जा रहा है। एक्चुअली हम दिल्ली की स्थिति के बारे में हम ज्यादा सवाल उठता है कि हम कितने तैयार ये चाहेंगे कि दिल्ली से राज्यों को क्या मिल रहा है, इस पर हम आएंगे आपके पास। अब इस वक्त हम ले चलते हैं सीधे सत्यव्रत के पास, आपको ले चलते हैं। सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यव्रत, आज हमने देखा कि किस तरीके से रिम्स के मल्टी जो स्टोर लेवल पार्किंग में उसमें व्यवस्था की गई, मजबूत की गई है, तो इससे कितनी राहत की खबर मानी जा सकती है राजधानी रांची के लिए और झारखंड के लिए, क्योंकि अपने व्यवस्थाओं को बहुत ही करीब से देखा है एक साथ इतनी बड़ी संख्या में। देखिए, बिल्कुल पंकज, राहत की खबर है और लगातार तस्वीर बदल रही है। इन तस्वीरों के साथ राज्य के लोगों की तकदीर बदल रही है। आपको याद होगा पंकज, वो दुखद तस्वीर आज से कुछ दिनों पहले जब रिम्स और सदर अस्पताल में लोगों के संक्रमितों की लाइन लगी रहती थी और घंटों उन्हें इंतजार करना पड़ता था। कई लोगों की मौत अस्पताल के दहलीज पर हो जाती थी। सदर अस्पताल की वो घटना याद होगी आपको, जब एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, स्वास्थ्य मंत्री उस दौरान अस्पताल का निरीक्षण रहते हैं और परिजनों के द्वारा आरोप भी लगाया जाता है, हंगामा किया जाता है। लेकिन पंकज, वो दुखद तस्वीर थी। अब शायद वैसी तस्वीर राज्य के लोगों को, हमें आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से तस्वीर बदल रही है, आज जो रिम्स में देखने को मिला पंकज, वो काफी सुकून देता है, काफी राहत देता है। मुख्यमंत्री का जो अथक प्रयास है, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से इस महामारी से लड़ने के लिए जो खुद लोहा लिया है, खुद स्वास्थ्य विभाग का कमान अपने हाथों में थाम लिया है, यह सुखद तस्वीर आज अस्पताल में देखने को मिली, जब रिम्स के मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, जिसे 15 दिनों के अंदर में लगातार बनाने की तैयारी शुरू हुई और युद्ध स्तर पर 327 बेड वहां बनाकर तैयार कर दिए गए, ऑक्सीजन युक्त बेड बनाए गए हैं काफी बेहतर सुविधाओं के साथ। यानी कि अब 327 कोरोना के संक्रमित वैसे मरीज जिन्हें ऑक्सीजन में समस्या हो रही है, उन्हें रिम्स के मल्टी स्टोरेज पार्किंग, जिसे कोविड वार्ड बनाया गया है, अस्थायी कोविड वार्ड, वहां रखा जाएगा। तो ये एक सुखद तस्वीर है। रिम्स में 800 लोगों को रखने की कैपेसिटी हो गई है, जो कि ऑक्सीजन पे है। दूसरी तस्वीर जो आज रिम्स के ऑन्कोलॉजी विभाग में देखने को मिली, जिस तरह से अत्याधुनिक उपकरणों से लैस कर दिया गया है रिम्स के ऑन्कोलॉजी विभाग को। लगातार जो हथियार हैं उन चिकित्सकों को जो देना है, वो हथियार मंगाए जा रहे हैं। वेंटिलेटर, हाई फ्लो ऑक्सीजन मंगाए गए हैं भारी संख्या में। तो कहीं ना कहीं अब वो हथियार चिकित्सकों को दे दिया गया है, जिस हथियार के अभाव में चिकित्सकों का जो मनोबल है
वो कहीं ना कहीं छोटा हो रहा था। अब उन हथियारों के बल पर चिकित्सक इस महामारी से लड़ सकेंगे, यानी कि रिम्स के ऑन्कोलॉजी विभाग में 73 आईसीयू बेड बनाए गए हैं, 50 वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। रिम्स की अगर बात करें तो रिम्स में 800 कोरोना के संक्रमित वैसे मरीज जो ऑक्सीजन पर हैं उन्हें रखने की व्यवस्था कर दी गई है और करीब 250 वेंटिलेटर की व्यवस्था हो गई है। यानी कि यह सुखद तस्वीर, अब हम इस महामारी से लड़ सकेंगे, इससे लोहा ले सकेंगे। पंकज, आम लोगों के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, राज्य सरकार, खुद मुख्यमंत्री लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संसाधन कैसे अपने पास मुहैया हो जाए उसको लेकर काम कर रहे हैं। लगातार बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन लोगों को सतर्क होना होगा। जो लॉकडाउन लगाया गया है, जो सप्ताह सुरक्षा लगाया गया है, उसका पालन करना होगा, क्योंकि अगर जब तक आम लोग जागरूक नहीं होंगे, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य विभाग लगातार बेडों की संख्या बढ़ाते रहेंगे, लेकिन उसका फायदा नहीं दिखेगा। देखिए, अब कोरोना के तीसरी लहर की बारी है। देश की अगर बात करें तो अब पूरा देश कोरोना के तीसरे लहर के चपेट में आने वाला है और यह तीसरा लहर का जो प्रजाति है, कोरोना का जो नया वेरिएंट है, वो कैसा है किसी को नहीं पता। इससे पहले भी लोगों को नहीं पता था। वैसे में आम लोगों को जागरूक होना होगा। रिम्स के चिकित्सकों ने, वैसे लोग जो कि गाइडलाइन का पालन और नहीं कर रहे हैं, यही जागरूकता की कमी शायद हमने रह गई, या हम चूक गए कि 2020 के बाद हम 2021 को भी देख रहे हैं, जबकि सरकारों की ओर से लगातार तमाम गाइडलाइंस का और तमाम एहतियातों का पालन करने की अपील की जाती रही थी। हम रुक करते धनबाद का, जहां दिलीप हमारे साथ जुड़ चुके। दिलीप, फिलहाल पिछले 1-2 दिनों में अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो धनबाद जिला प्रशासन ने किस तरह की व्यवस्थाएं बढ़ाई है और लोगों को कितनी सुविधाएं अब मिल रही हैं? क्या स्थिति वहां पर ठीक ठाक है? देखिए, स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक नहीं कह सकते, क्योंकि जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनका आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और जो संक्रमित मरीज का मौत का भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो स्थिति अनुकूल नहीं कह सकते, लेकिन जिला प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के काफ़ी गंभीर है, काफ़ी तत्पर दिख रही है। और आज भी जो जिला उपायुक्त हैं वो कैथलॉग पहुँचे और पीजी ब्लॉक पहुँचे, वहाँ पे वस्तु स्थिति का जायजा लिया और जो 100 बेड फिर बढ़ाने की बात की जा रही है, जो जिसमें आईसीयू बेड रहेंगे, वेंटिलेटर रहेंगे, क्योंकि इसके पहले भी सदर अस्पताल की कवायद शुरू हुई थी, सदर अस्पताल में 100 बेड चालू किए गए, लेकिन वो भी 2 दिन के अंदर ही फुल हो गए। वहाँ पे भी लोगों को जगह नहीं मिल रही है, इलाज में परेशानी हो रही है, बीमारी बढ़ रहे हैं, लोग अस्पताल पहुँच रहे हैं, समुचित व्यवस्था नहीं मिल रही है। तो ये व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर के जो पहल किए जा रहे हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें लगता है कि थोड़े से पिछड़ से गए हैं। अगर पहले इस तरह के पहल किए जाते, जब शुरुआती दिनों में जब लक्षण पता चल रहे थे जो ये कोरोना महामारी काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है, उस वक्त अगर पहल करते, आज जो पहल हो रही है 100 बेड का अस्पताल बनाना है, चाहे वो सदर अस्पताल का बेड शुरू किया हो या फिर कैथलॉग अस्पताल जो कोरोना के लिए पिछले कोरोना जब महामारी फैला तो उसमें बनाया गया, तो उसमें 100 बेड आईसीयू बेड डेवलप किए जा रहे हैं। अगर ये पहल पहले की जाती तो शायद कई लोगों को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। और जो महामारी अभी फैला हुआ है, लोगों के अंदर इस बात को लेकर के हमेशा भय होता है, थोड़ी सी बीमारी फैलती है वो अस्पताल पहुंचते इलाज के लिए, लेकिन वहाँ पे बेड उन्हें नहीं मिल पाता है। बहुत मुश्किल अगर बेड मिलता है तो ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है, आईसीयू बेड उन्हें नहीं मिल पाता है। तो इस कारण उनके अंदर जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है। अब जिला प्रशासन इस परेशानी को दूर करने को लेकर के काफ़ी तत्पर दिख रही है, लेकिन कई ऐसे पहल और हैं जो जिला प्रशासन को करने, कई ऐसे अस्पताल हैं, भूली में बीसीसीएल के अस्पताल हैं जो करीब 150 से ज़्यादा बेड के अस्पताल है, उसको भी इस कोरोना संक्रमण जो फैला हुआ है इस कोरोना काल में उसको भी डेवलप कर सकते हैं, वहाँ भी बेड लगाए जा सकते हैं। कई ऐसे अस्पताल हैं। तो 100 बेड फिर से हम शुरुआत कर रहे हैं। इसको शुरुआत करने में कम से कम 7 दिन जाएंगे, 10 दिन जाएंगे, फिर मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जाएगा। तो एक पहल करने की जरूरत है और एक सकारात्मक सोच डेवलप करने की जरूरत है कि अगर एक साथ दिलीप, यानी कि व्यवस्थाएं मजबूत करनी प्राथमिकता होनी चाहिए जिला प्रशासन की, हमारी सरकारों की, राज्य सरकारों की। निश्चित तौर पर विपिन का रुख कर लेते एक बार फिर से हम। विपिन, झारखंड में हम देख रहे हैं कि लगातार व्यवस्थाओं को मजबूत करने की कवायद चल रही है, जीवन जीविका साथ चली, यही फॉर्मूला के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। तो फिलहाल सरकार की प्राथमिकताएं कैसे तय की गई हैं? कितने पॉइंट्स पर और कितने सूत्री कार्यक्रम के साथ सरकार कोरोना से लड़ने के लिए आगे बढ़ रही है? अगर फॉर्मूले के तरीके जानना चाहें कि कैसे कैटेगराइज करें, तो सरकार किस किस स्तर पर क्या क्या काम कर रही है फिलहाल?
देखिए, अभी एक सूत्री काम ही राज्य की सरकार ने जिस पर कि मिशन मोड में राज्य की सरकार काम कर रही है, वो है कि किस तरह से इस संक्रमण के चेन को तोड़ते हुए लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन युक्त बेड, वेंटिलेटर्स की उपलब्धता राज्य की सरकार सुनिश्चित कर सके। इसके साथ साथ सुदूरवर्ती जिलों में भी किस तरह से वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ जो सदर अस्पताल से विभिन्न जिलों में वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। और खास करके अगर आपने गौर किया होगा तो एक सर्किट भी राज्य की सरकार ने तैयार किया है, क्योंकि आमतौर पर ये बातें देखने को मिली है कि राजधानी रांची के सराउंडिंग जो जिले हैं वहां से लगातार जो सिविल सर्जन हैं वो वहां से मरीजों को रेफर रांची कर दिया करते हैं, लेकिन सरकार ने वहां पर भी स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उपलब्ध करा रखी है, लेकिन बेहतर सुविधा की उम्मीद से कि राजधानी रांची में शायद बेहतर इलाज हो पाए, इसलिए भीड़ जो है वो भी राजधानी रांची में बढ़ी है, जो कि एक बड़ा वजह यह भी रहा है कि यहाँ पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इस सर्किट का फायदा भी लगातार राज्य के स्वास्थ्य के सेक्टर में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात आज राज्य झारखंड हाईकोर्ट ने भी कोरोना काल में राज्य की सरकार के द्वारा किए जा रहे स्वास्थ्य कार्यों की तारीफ की है। आज के एक मामले की सुनवाई के दौरान भी उच्च न्यायालय में यह बातें आई कि राज्य की सरकार जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए काम कर रही है वो काबिले तारीफ है, और इसी तरह से सरकार अगर आगे बढ़ेगी तो झारखंड निश्चित तौर पर इस संक्रमण में जीत हासिल करेगा। तो न्यायपालिका ने भी कार्यपालिका के इस कार्य की सराहना की है। मुख्यमंत्री लगातार कवायद में जुटे हुए हैं और आप खुद से महसूस करेंगे कि आज से 25 दिन पहले जो राजधानी रांची और राज्य के अन्य हिस्सों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति थी उसके विपरीत आज की स्थिति क्या है, आज झारखंड कहां पर पहुंचा है। सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह राज्य में लागू राज्य की सरकार ने किया, उसका भी एक व्यापक फायदा जरूर यहां पर देखने को मिल रहा है कि दूसरी पाली के बाद सड़कों पर लोग जो है वो ना के बराबर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से इस संक्रमण को तोड़ने के लिए तकरीबन 12 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो लोगों को मिल जा रहा है। इसका भी फायदा यहां पर हो रहा है और धीरे धीरे संक्रमण का दायरा जो है वो कम भी होता जा रहा है। और जिस तरह से लगातार एक कोशिश की जा रही है कि झारखंड कितनी जल्दी से जल्द इस संक्रमण की लड़ाई को इस पे जीत हासिल कर सके, इसको लेकर तमाम कवायद में मुख्यमंत्री खुद जुटे हैं, उनकी कैबिनेट जुटी हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार का फोकस अभी सीधे तौर पर ये दिखा रहा है कि हर हाल में सरकार चाहती है कि राज्य के एक एक नागरिकों को उनका जो अधिकार हो स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में वो कैसे दिया जा सके। चलिए, अभी हम विपिन सत्यव्रत तमाम लोगों को थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। यहाँ पर एक दरअसल वक्त हो चला एक ब्रेक का बाद आएंगे तो इसके विभिन्न पहलुओं पर हम लगातार चर्चा करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक सवाल ये भी यहां पर हम पहले कर लेते हैं ब्रेक पे जाने से पहले। विपिन, राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार से मांगे क्या क्या बेसिकली मांगी जा रही है दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से, ताकि हम अमर से भी उसका जवाब ले सके। तो बेसिक जो मांगे हैं, जो मूलभूत मांगे हैं, वो क्या क्या हैं? जी देखिए, अभी बीते कुछ दिन पहले केंद्र की सरकार की तरफ से विभिन्न राज्यों को कुछ राशि आवंटित की गई थी, जिसके तहत झारखंड को 227 करोड़ रुपए केंद्र ने दिया था। लेकिन लगातार जिस तरह से अगर बात की जाए तो राज्य में सरकार जो है वो सबसे बड़ी डिमांड अगर केंद्र के समक्ष रख रही है तो जो राज्य की सरकार का बकाया है, चाहे जीएसटी के मद में इस बकाये की बात करें या फिर जो विभिन्न रॉयल्टी के सेक्टर में राज्य सरकार के बकाये हैं, ऐसे में राज्य का कहना है कि अगर अभी ये राशि झारखंड की सरकार को मिल तो झारखंड की सरकार अपने बल पे भी ये संक्रमण की लड़ाई जो है यहाँ पर लड़ने में सफल हो सकती है। इसके अलावा लगातार जिस तरह से बात की जाए तो वैक्सीनेशन को लेकर सबसे ज्यादा जोर है। जिस तरह से 1 मई से वैक्सीनेशन के बढ़ावा देने की बात कही गई थी, राज्य की सरकार ने 18 से लेकर 45 वर्ष के आयु वर्ग के लिए फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा की थी। लेकिन क्योंकि राज्य की सरकार के पास वैक्सीन है ही नहीं, इस वजह से सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि केंद्र की तरफ से आवंटन जो है वैक्सीन का वो काफी कम हो पाया था। ऐसे में लगातार राज्य की सरकार ये गुहार कर रही है कि वैक्सीन के सेक्टर में केंद्र की जो है वो राज्य को सहयोग करे, क्योंकि राज्य की सरकार ने ये तय किया है कि वो फ्री 18 से 45 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीन जो है देगी। और उस हिसाब से राज्य में इस आयु वर्ग की जनसंख्या जो है वो तकरीबन 1,58,00,000 के आसपास है। तो ऐसे में एक बड़ी राशि राज्य की सरकार को इसके पीछे वहन करना पड़ेगा। तो वन नेशन वन वैक्सीनेशन की बात झारखंड
झारखंड लगातार कर रही है केंद्र के समक्ष। जरूरी जो स्वास्थ्य उपकरण है उसकी बातें लगातार कही जा रही है, और साथ ही साथ कि अगर बकाये राशि की भुगतान झारखंड को केंद्र कर देता है तो ऐसे में झारखंड को एक आर्थिक सहयोग जो झारखंड की हिस्सेदारी का पैसा है वो अगर मिलता है तो संक्रमण के इस महाकाल में राज्य की सरकार जो है और बेहतर सुविधा जो है वो मुहैया कराने में सफल हो पाएगी राज्य की जनता को। बिल्कुल विपिन, अमर, सत्यव्रत और दिलीप, आप सबका धन्यवाद। हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी हो जा रही है, हमें कुछ और लोगों से भी जुड़ना है। हालांकि इस पर चर्चा करें तो लगातार ये चर्चा बढ़ती जाएगी, लेकिन फिलहाल आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि मांग झारखंड सरकार की केंद्र से यही है कि तमाम सुविधाएं हमें मुहैया कराएं, क्योंकि हमें अपने लोगों को बचाना है, हमें वैक्सीनेशन कराना है, हमें पैसे चाहिए, तमाम चीजें वो मांग हो रही है। तो शुक्रिया फिलहाल आप तमाम लोगों का, हमारे तमाम सहयोगी विपिन, सत्यव्रत, अमर और दिलीप का हमारे साथ जुड़े और कोरोना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की बात की कि किस तरीके से सरकार काम करी, कैसे व्यवस्थाओं को बढ़ाया जा रहा है, कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है और कैसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के जरिए चेन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो हर स्तर पर यह काम हो रहा है ताकि हम मिलकर एक साथ इस कोरोना को हरा